नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि तो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को क्या कहते हैं, हम जीवन अवधि कहते हैं। किसको? जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का काल क्या कहलाता है? जीवन अवधि। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं। कौन कौन से शब्द आए हैं? प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है? प्राकृतिक मृत्यु होती है जब किसी भी एनिमल की, किसी भी जीव की नेचुरल डेथ हो, यानी कि ना तो वो किसी एक्सीडेंट से हो, ना किसी प्राकृतिक आपदा से हो, उसकी मृत्यु है वो प्राकृतिक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र जब पूरी हो जाए तब उसकी डेथ होनी चाहिए। तो वह समय कौन सा समय? जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, उसका बर्थ हुआ और उसके जब नेचुरल डेथ हुई है, प्राकृतिक मृत्यु हुई है, उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय को हम कहते हैं जीवन अवधि। समझ में आ गया सबके? आगे देखते हैं। अब इसी चैप्टर में हमें आगे बताया गया है कि विभिन्न जो जीव हैं उनकी जीवन अवधि क्या है। ये जीवन अवधि का समय है वो कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है, और हो सकता है ये बहुत ही अधिक सालों के लिए हो। सालों के लिए, जैसे कि हमारा कछुआ है, वो तो 300 साल तक जीवित रह सकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए ही जीवित रहते हैं। तो भिन्न भिन्न जीवों का जो जीवन काल है, जीवन अवधि है, वो अलग अलग होती है। इसके लिए हम आगे अभी डायग्राम आएगा, उसमें हम समझ सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न जीवों की जीवन अवधि क्या क्या है। जैसे हाथी है, गुलाब है, कुत्ता है, तितली है, कौवा है, केला, गाय, तोता, मगरमच्छ, इन सब की जीवन अवधि आप देखें तो सबकी अलग अलग है। जैसे हम बात करें तोता, तो कितने साल तक जीवित रहता है? 140 साल तक। 140 साल तक इसका जीवन अवधि है, यानी कि जब इसका जन्म होगा और जब इसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी तो लगभग कितने समय तक यह जीवित रहेगा? 140 वर्ष तक। बात करते हैं हम किसकी? कौवा की, तो ये कितने समय तक जीवित रहता है? 15 साल तक। बात करें तितली, 1 से 2 हफ्ते। बात करें कुत्ता, 15 से 20 साल। 20 साल ज्यादा हो गया, कम ही समय तक ये जीवित रहता है। आगे बात करते हैं हम मगरमच्छ, 60 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 100 से 150 साल। कुछ कछुए की और प्रजातियां होती हैं जो और अधिक लंबे समय तक जीवित रहती हैं। तो विभिन्न विभिन्न जीवों का जीवन काल, जीवन अवधि है, वो अलग अलग होती है। जीवन अवधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन, कि वह कितने समय तक वो जीवित रह रहा है। तो इससे हमें पता लग गया कि जीवन अवधि क्या होती है और भिन्न भिन्न जीवों की जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन को यह एक विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। तो क्या हुआ? जनन में जब किसी भी जीव में जनन होता है तो क्या करता है? एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को या फिर एक छोटी सी संतति या फिर अपने बोल सकते हैं बेटे को जन्म देता है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? जनन। तो आप समझ गए होंगे क्या है? वह जीव जो अपने ही समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन। अब क्या हुआ आगे? संतति में वृद्धि होती है। वृद्धि यानी कि उसका अब धीमे धीमे साइज बढ़ेगा। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब है वो मैच्योर होने लगेगा, वो चीजों को समझने लगेगा कि खाना कैसे खाना है, कौन सी चीज से नुकसान होगा शरीर में, किस चीज जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे उसमें क्या होगी? परिपक्वता आने लगेगी। इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। अब वह जो जीव पैदा हुआ, जो नई संतति पैदा हुई, कुछ समय बाद वह भी एक नई संतति को पैदा कर सकती है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों के? आगे देखते हैं। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जन्म कैसे? जब पैदा हुआ तो जन्म हो गया, वृद्धि यानी वो परिपक्व हो गया, और अंत में जब उसका जीवन अवधि, उसका लाइफ स्पेन पूरी हो जाएगी तो वो मृत्यु हो जाएगी उस जीव की। तो यह एक साइकिल है जो कि हमेशा चलती रहती है। प्रत्येक जीव है वो जन्म लेता है, उसकी वृद्धि होती है
और जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो जीवों में जनन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जीवों में जनन इसलिए हो रहा है कि उस जनन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पैदा होती है। अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। बात करें जैसे हम इंसान हैं, अगर इंसान में जनन नहीं होगा तो कुछ समय बाद इस पृथ्वी पर इंसान खत्म हो जाएंगे। तो जनन क्यों है? जनन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी भी जीव की या फिर कोई भी स्पीसीज है उसकी वृद्धि होती रहे, उसके नए नए जीव आती रहे, उसकी पीढ़ी निरंतर दर पीढ़ी बढ़ती रहे। और हमें पता है जब जनन की क्रिया होती है तो आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक यानी कि क्रोमोजोम वगैरह है, जो सेक्स क्रोमोजोम है या और ऑटोसोमल क्रोमोजोम है, वो एक से दूसरे में जाते हैं। तो ये जाने की क्रिया कैसे होती है? यह क्रिया भी जनन की क्रिया के द्वारा ही होती है। अब ये जनन कितने प्रकार का होता है? जनन हमेशा, जनन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। जनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक को बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। और बात करें लैंगिक जनन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी जनन की प्रक्रिया होती है तो एक अथवा दो जीवों के बीच की भागीदारी जरूरी है। जनन की क्रिया या तो एक जीव से भी हो सकती है और एक या उससे अधिक कितने? दो से ज्यादा जीव नहीं, एक जीव और दो जीवों के बीच की ये क्रिया है जिसे क्या कहते हैं? हम जनन कहते हैं। सभी समझ में आ गया होगा। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। आगे समझते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यानी कि सिर्फ एक ही जीव भागीदारी होता है तब उस जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। बात समझ रहे हैं? अलैंगिक जनन क्या होता है? जब संतति की उत्पत्ति सिर्फ एक ही जनक के द्वारा हो उस स्थिति को, उसको क्या कहते हैं हम? अलैंगिक जनन। क्या हुआ अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन वह हुआ जिसमें सिर्फ एक जीव भाग ले रहा है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? अलैंगिक जनन। और एक जीव भागीदारी ले रहा है तो याद रखना उसमें जो गैमीट बनेंगे वो कितने बनेंगे? एक गैमीट बनेगा। क्या में एक गैमीट बनेगा? अलैंगिक जनन में। हो सकता है गैमीट ना बने, इसकी बहुत सारी विधियां हैं अलैंगिक जनन की, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो ये हेडिंग दी हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार हैं। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। जब दो जनक, वो भी कैसे? विपरीत लिंग वाले। विपरीत लिंग यानी कि मेल और फीमेल। समझ में आ गई? मेल और फीमेल। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कहाँ भाग लें? जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। समझाता हूं मैं आपको। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? लैंगिक जनन। जब फीमेल का साइन है ये, और मेल, ये दो क्या हो गए? दो जनक हो गए। क्लियर है? जब दो जनक विपरीत लिंग है, एक मेल एक फीमेल है, विपरीत लिंग है, जब ये दोनों भाग लें, इन दोनों में क्या हो? रिप्रोडक्शन हो। कौन सा होगा? सेक्सुअल। तो जब जो संतान बनेगी वो कैसी बनेगी? कैसे बनेगी? लैंगिक जनन के द्वारा। क्लियर है? ये जो फीमेल है वो क्या बनाएगी? जो ये फीमेल है वो एक गैमीट बनाएगी, जो एक मेल है ये गैमीट बनाएगा। ये दोनों गैमीट आपस में आकर के मिलेंगे और उससे जो संतति उत्पन्न होगी उस संतति को क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उससे जो संतति उत्पन्न होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। एक बार मैं फिर बताता हूं। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। लेकिन वह जनन की प्रक्रिया जिसमें
दो जीव भाग लें, दो जीव भाग लें, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लैंगिक जनन। समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं अब हम पढ़ेंगे जो अलैंगिक जनन है। क्या? जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है और जीवों में किस किस विधि के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवों में कैसे होता है। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। क्या करता है? इस विधि में सिर्फ एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि उनके जनक के एकदम समान होती है। ये क्या कहना चाह रहा है? मान लो ये कोई क्या है? एक जीव है, ठीक है। जो मैं सेंटर में बनाया ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा? अलैंगिक जनन। और मैंने अभी आपको बताया था अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। अब इस जीव में क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब इससे क्या हुई? जो संतति उत्पन्न हुई। दोबारा बनाता हूं, एक जीव है, इससे क्या हुई? संतति उत्पन्न हुई। अब ये संतति सेम टू सेम, अब ये जो संतति उत्पन्न हुई है ये वाली, ये इसके बिल्कुल समान है। समान देखने में भी है, लेकिन इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो इसका ये जो डीएनए मैंने बनाया है और इसका जो डीएनए है वो दोनों कैसे होंगे? बिल्कुल सेम टू सेम। सेम टू सेम क्यों होंगे? क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ एक ही जीव भाग ले रहा है। तो ऐसी संतानें जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समरूप होती हैं। क्या क्या के समरूप? अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उन संतानों को हम क्या कह देते हैं? क्लोन। आपने सुना हुआ क्लोन, पिक्चरों में भी देखा हुआ किसने क्लोन बना दिया। तो क्लोन क्या होते हैं? क्लोन वे जीव हैं जो कि आकार की रूप से और आनुवांशिक रूप से एक अपने जो पेरेंट है उसके समान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन। समझ में आ गया होगा ना? अब चलो आगे अगली क्लास में देखेंगे हम। थैंक यू।